नमस्कार, स्वागत है आपका। काव्य हेतु विषय चल रहा था। आचार्य वामन ने जो है काव्य के हेतु के बारे में क्या क्या कहा है, उनके वहाँ तक चर्चा हो गई थी। अब आगे जो आचार्य है वो है आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने जो है उनके ग्रंथ का क्या नाम था? काव्य अलंकार। देखिए, आचार्य भामह के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार था और आचार्य रुद्रट के ग्रंथ का भी नाम जो है काव्य अलंकार था। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो आचार्य रुद्रट ने क्या कहा है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों ही क्या है? काव्य हेतु है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को ही जो है इन्होंने काव्य हेतु माना। और प्रतिभा के दो भेद माने, सहजा उत्पाद्या। सहजा उत्पाद्य सा द्विधा भवति, अर्थात प्रतिभा जो है इसके दो भेद है, सहजा और उत्पाद्या। सहजा जो है प्रतिभा, उसके बारे में माना गया है कि सहजा यानी ये जन्मजात, सहज रूप से ही व्यक्ति के भीतर होती है, जन्मजात होती है। और उत्पाद्य का मतलब है लोक शास्त्रों का अध्ययन करके और निरंतर अभ्यास करके इस उत्पाद्य जो प्रतिभा है उसको प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, आचार्य रुद्रट क्या कहते हैं, मूल रूप से तीनों मानते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को, लेकिन सबसे प्रमुख जो है वह है सहजा प्रतिभा। और प्रतिभा के दो भेद कर दिए, सहजा और उत्पाद्य। सहजा प्रतिभा जो जन्मजात प्रतिभा होती है, और उत्पाद्य का मतलब है जिसमें जन्मजात प्रतिभा नहीं होती लेकिन व्युत्पत्ति के माध्यम से और अभ्यास के माध्यम से। व्युत्पत्ति क्या है? लोक व्यवहार का ज्ञान, शास्त्रों का अध्ययन आदि का ज्ञान प्राप्त करके और निरंतर अभ्यास प्राप्त करके उत्पाद्य प्रतिभा को प्राप्त किया जा सकता है। तो आचार्य रुद्रट ने जो है प्रतिभा को ही मूल माना है और व्युत्पत्ति, अभ्यास जो है उसके सहकारक जो है हेतु माने हैं। और प्रतिभा के उन्होंने सहजा और उत्पाद्य के रूप में, सहजा यानी जो जन्मजात उत्पन्न हो, जन्मजात रहती है व्यक्ति में प्रतिभा, वह सहजा, और उत्पाद्य का मतलब है शास्त्रों का अध्ययन आदि करके, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करके और बार बार अभ्यास करके जो है जिसे प्राप्त किया जाता है वह है उत्पाद्य प्रतिभा। ये सहजा और उत्पाद्य के बारे में है। फिर जो है आचार्य मम्मट का, काव्य हेतु के संदर्भ में आचार्य मम्मट का जो मत है उसका बड़ा ही उल्लेखनीय योगदान है। मूल रूप से काव्य हेतु प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास ही मम्मट ने भी माने हैं, लेकिन इन्होंने जो है इनका नाम जो है दूसरा रखा है। आचार्य मम्मट रचना का नाम काव्य प्रकाश क्या कहते हैं कि शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य अवेक्षणात् काव्य अज्ञ शिक्षा अभ्यास इति हेतुस्तद उद्भवे। अर्थात काव्य के मूल रूप से तीन हेतु है, लेकिन इन्होंने उन हेतुओं के नाम में क्या नाम दिया है? शक्ति। जो काव्य का हेतु प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आचार्य मम्मट ने क्या नाम दिया है? आचार्य मम्मट ने उसे शक्ति नाम दिया है। फिर दूसरा जो है उसे कहा है लोक शास्त्र का अवेक्षण। जो व्युत्पत्ति है, जिसका अर्थ मैंने बताया था, लोक शास्त्रों का अवेक्षण करना, ज्ञान प्राप्त करना, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, उनको इन्होंने दूसरा नाम दिया है लोक शास्त्र का अवेक्षण। और तीसरा जो है अभ्यास। तो जिसे सभी आचार्यों ने प्रतिभा कहा, उसे ही आचार्य मम्मट ने शक्ति कहा है। और अन्य स्थान पर क्या कहता है वो? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के साथ साथ वो प्रतिभा को ही कवित्व का मूल स्वीकार करते हुए कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूपन। ये शक्ति अर्थात प्रतिभा, उन्होंने प्रतिभा को क्या कहा था? शक्ति कहा था। तो शक्ति कवित्व बीज रूपम, यह जो शक्ति है यही कवित्व का बीज रूप है, बीज संस्कार रूप है। इसके बिना कवित्व जो है वह संभव ही नहीं है। तो अंतर बस इतना है कि अन्य आचार्यों ने इसे प्रतिभा कहा, आचार्य मम्मट ने इसे शक्ति कहा। अन्य आचार्यों ने व्युत्पत्ति कहा, आचार्य मम्मट ने लोक शास्त्र का अवेक्षण कहा। तो शक्ति ही जो है वो कवित्व का क्या है? बीज रूप में संस्कार है। आगे बात करते हैं हेमचंद्र। इनकी रचना का नाम है शब्दानुशासन। हेमचंद्र ने अपनी रचना शब्दानुशासन में क्या है कि प्रतिभा अस्य हेतु प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा। प्रतिभा अस्य हेतु, प्रतिभा ही इसका काव्य का मूल हेतु यानी कारण है। और प्रतिभा क्या है उसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रतिभा नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा। प्रज्ञा यानी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो नवोन्मेषशालिनी। नवोन्मेषशालिनी का मतलब है नित्य नए विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा यानी जो बुद्धि है, वही क्या है? प्रतिभा है। जो नित्य नए विचार उत्पन्न करने वाली बुद्धि क्या है? प्रतिभा है। तो इन्होंने
मूल का जो हेतु माना है उसको प्रतिभा को ही माना है, और प्रतिभा को साथ में परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रतिभा जो है वो क्या है कि नव नव उन्मेष शालिनी प्रज्ञा, नित्य नए रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा यानी बुद्धि। नव नव उन्मेष शालिनी, नित्य नए रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली जो बुद्धि है वह बुद्धि क्या कहलाती है? प्रतिभा है, और वही काव्य का मूल जो है हेतु है। हेमचंद्र के बाद जो है आचार्य राजशेखर जो है वो क्या कहते हैं कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेयस्यो इति। आचार्य राजशेखर ने अभ्यास को एक तरफ करते हुए प्रतिभा और व्युत्पत्ति इन दोनों को संयुक्त रूप से एक साथ ही इनको श्रेष्ठ काव्य का हेतु माना है। दोनों ही काव्य के क्या है? श्रेष्ठ काव्य के हेतु है, श्रेष्ठ कर काव्य के हेतु है। कौन? प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों संवेत रूप में एक साथ ही जो है इन्होंने क्या माना है? दोनों को काव्य के हेतु के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने भी जो है प्रतिभा के दो भेद किए हैं। क्या कहते हैं कि कार्यत्री और भावयत्री। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद करते हुए कहा है कि प्रतिभा दो प्रकार की है, कार्यत्री और भावयत्री। कार्यत्री प्रतिभा जो आगे बताएंगे, कार्यत्री प्रतिभा का तात्पर्य होता है कि वह प्रतिभा जिससे कवि जो है काव्य रचना करने में समर्थ होता है, और भावयत्री प्रतिभा वह है जिसके माध्यम से कवि काव्य का अध्ययन करने में और उसको आत्मसात करने में, उसको समझने में समर्थ होता है। तो प्रतिभा के दो भेद, कार्यत्री और भावयत्री। अब चर्चा करते हैं काव्य हेतुओं के स्वरूप के बारे में। ये चर्चा तो हो गई कि किन आचार्यों ने जो है संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के हेतु के रूप में किस किस को स्वीकार किया है। किसी ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास तीनों को माना है, किसी ने अभ्यास को अधिक महत्व दिया है, किसी ने प्रतिभा को अधिक महत्व दिया है। राजशेखर जो है प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को संवेत रूप में काव्य का श्रेष्ठ कर हेतु मानते हैं। हेमचंद्र प्रतिभा को ही काव्य का मूल रूप से हेतु मानते हैं। इस सभी ने मूल रूप से प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को ही जो है काव्य का हेतु माना है, लेकिन इनके महत्व और तारतम्य में जो है कौन अधिक महत्वपूर्ण है और जो उनके तारतम्य है, किसका प्रभाव अधिक है, उसमें आचार्यों का मतभेद जरूर रहा है। लेकिन एक चीज और है, अधिकतर सभी आचार्यों ने प्रतिभा को ही मूल रूप से काव्य के हेतु के रूप में स्वीकार किया है, और प्रतिभा जन्मजात होती है। तो ये यहाँ तक की जो चर्चा थी वो काव्य हेतुओं के बारे में थी। किन आचार्यों ने, जो अलग अलग आचार्यों ने, जो संस्कृत के आचार्य हैं, उन आचार्यों ने काव्य हेतु के रूप में किस किस को जो है स्वीकार किया है, किस किस को मान्यता दी है। देखिए, प्रतिभा कविता जो काव्य हेतु है उसको एक और अच्छे उदाहरण से समझा जा सकता है। कई छात्रों में, जैसे मुझ में भी था, जब मैं आप ही की तरह अध्ययन करता था, पढ़ाई करता था, कॉलेज लाइफ में था, तब अपने प्रोफेसर्स को देख करके बहुत जो है मोटिवेट होता था। तो मुझे भी इच्छा होती थी कि मैं भी फ्यूचर में जो कभी अध्ययन करके, पढ़ाई करके प्रोफेसर बनूंगा। तो आप ये समझ लीजिए, इसको उदाहरण है, काव्य जो है वो क्या है? एक तरह से प्रोफेसर है। प्रोफेसर बनना क्या है? काव्य है। अब उस प्रोफेसर बनने के लिए व्यक्ति में जो कार्य संपादित करता है, जो कारण होते हैं उसमें प्रोफेसर बनने के लिए, वो कारण ही क्या होते हैं? हेतु है। वो कारण ही क्या है? हेतु है कि मुझ में पहले से ही जन्मजात प्रतिभा है, जिससे मैं बहुत अधिक जो है अध्ययन जो है आगे बढ़ सकता हूँ। फिर बहुत शास्त्रों का अध्ययन करके, बहुत सारी किताबों का अध्ययन करके, लोक व्यवहार का अध्ययन करता हूँ, और बार बार अभ्यास करके मैं उन चीज़ों को जो है पढ़ाई करने का प्रयास करता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे क्या प्राप्त हो गई? प्रोफेसर की ये जॉब प्राप्त हो गई। तो जॉब प्राप्त करने के लिए जो मेरे के द्वारा जो एफर्ट लगाए गए थे, जो साधन प्रयुक्त किए गए थे, मतलब मुझे भीतर में ही भीतर जो प्रतिभा थी, बार बार जो है मैंने अध्ययन किया, किताबों का गहन अध्ययन किया है, दूसरों से जो पहले से ही जानकार है, गुरु आदि है, उनके सानिध्य में रहकर जो है ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, और बार बार जो है अभ्यास किया। ये सब क्रियाएं क्या कहलाती? हेतु। काव्य रचना में भी ये सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है? हेतु कहलाती है। और प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना के उपरांत प्राप्त होने वाले लाभ। प्रोफेसर बन गया, प्रोफेसर बनने के बाद मुझे क्या क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं कि समाज में हाई स्टेटस मिलता है, सभी का आदर और सम्मान प्राप्त होता है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ स्थिति होती है, मानसिक तनाव कम रहता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, और एक शिक्षक के रूप में जो है आत्मसंतुष्टि मिलती है। ये सब क्या है? प्रोफेसर बनने के बाद उपरांत प्राप्त होने वाले लाभ। ये सारे लाभ क्या कहलाएंगे? प्रयोजन। तो प्रोफेसर बनने के लिए जो साधन उपयोग में लिए गए थे वो काव्य हेतु हो गए, काव्य हेतु नहीं, हेतु हो गए।
और प्रोफेसर बनने के बाद जो लाभ प्राप्त होते हैं वो क्या हो गए, प्रयोजन। इस उदाहरण से मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि काव्य रचना से पूर्व जो साधन प्रयुक्त होते हैं, काव्य रचना के सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले जो साधन है वो काव्य हेतु है, और काव्य रचना के उपरांत जो लाभ प्राप्त होते हैं वो काव्य प्रयोजन है। अब काव्य हेतुओं के स्वरूप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मूल रूप से 3 काव्य हेतु माने गए हैं। चर्चा करते हैं प्रतिभा के बारे में। प्रतिभा जो है वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को काव्य रचना करने में क्या बनाती है, समर्थ बनाती है। काव्य राजशेखर ने तो स्पष्ट कहा है कि सा शक्ति केवल काव्य हेतु, यह शक्ति ही जो प्रतिभा रूपी जो शक्ति है केवल यही जो है क्या है, काव्य के हेतु के रूप में स्वीकार की गई है। आचार्य भट्ट तिथि क्या कहते हैं, प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, ये पहले भी परिभाषा आई थी कि प्रज्ञा बुद्धि जो है उस बुद्धि का नाम है प्रतिभा, जो क्या करती है, नित्य नए रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। ये प्रतिभा के माध्यम से ही नित्य नए रसानुकूल जो है विचार उत्पन्न होते हैं। तो नित्य नए रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली जो बुद्धि है उसी बुद्धि को इन्होंने क्या कहा है, प्रतिभा कहा है। प्रतिभा के बारे में आचार्य वामन जो है वो क्या कहते हैं कि प्रतिभा जो है वह जन्म से प्राप्त संस्कार है जिसके बिना काव्य रचना संभव ही नहीं है। देखो इनके महत्व और तारतम्य के बारे में चर्चा करें, इनके स्वरूप के बारे में कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास किनका महत्व कम है, किनका महत्व अधिक है। तो आचार्य वामन भी यही कहते हैं, प्रतिभा जन्म से प्राप्त संस्कार है, अर्थात इसे अर्जित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा जन्मजात होती है और इसके बिना काव्य रचना भी जो है करना संभव नहीं है। आचार्य अभिनव गुप्त ने जो है प्रतिभा को परिभाषित करते हुए क्या है कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा बुद्धि का वह रूप है जिसमें अपूर्व वस्तु निर्माण, अपूर्व की सृष्टि करने की, अपूर्व का निर्माण करने की, अपूर्व मतलब जो पहले हुआ ही नहीं, ऐसा जो है अनोखा करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहा गया है, अपूर्व करने की, अनोखा करने की जो क्षमता है व्यक्ति में, वही बुद्धि की वह क्षमता जो है क्या कहलाती है, प्रतिभा। अर्थात प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व की सृष्टि करने की क्षमता हो। अपूर्व मतलब जिसमें अनोखा करने की जो है क्षमता हो, अनोखा निर्माण करने की क्षमता हो, अपूर्व यानी जो पहले नहीं हुआ हो ऐसा निर्माण करने की क्षमता हो, वही प्रतिभा है। और कवि जो है इसी के बल पर ही काव्य रचना करने में क्या होता है, समर्थ होता है। आचार्य मम्मट ने जो मैंने बताई था कि इन्होंने क्या नाम दिया, इसको शक्ति नाम दिया और इसको कवित्व के बीज रूप में स्वीकार किया कि बीज के बिना पौधा जैसे प्रस्फुटित नहीं हो पाता, प्रतिभा रूपी बीज के बिना भी काव्य रूपी पौधा प्रस्फुटित जो है वह नहीं हो पाता। क्या कहता है कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात शक्ति यानी प्रतिभा कवित्व का बीज रूप संस्कार है जिसके बिना काव्य रचना सृजन जो है वो संभव ही नहीं है। तो शक्ति को इन्होंने क्या है, कविता का बीज रूप में, संस्कार रूप में जो है स्वीकार किया है। अब आचार्यों ने क्या क्या जो है प्रतिभा के बारे में बात कही है कि प्रतिभा पहले तो मूल रूप, सबसे मूल काव्य हेतु है। प्रतिभा क्या है, सबसे मूल काव्य हेतु है जिसके बिना काव्य रचना, काव्य सृजन संभव ही नहीं है। यह क्या है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। यह ईश्वर के द्वारा व्यक्ति में जन्मजात ही प्रदत्त यानी यह शक्ति प्रदान कर दी जाती है। यह ईश्वर प्रदत्त होगी। प्रतिभा नव नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा है, अर्थात नित्य नवीन रसानुकूल विचार उत्पन्न करने वाली प्रज्ञा यानी बुद्धि ही क्या है, प्रतिभा है। प्रतिभा के बल पर ही अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अर्थात अपूर्व शब्दों, अपूर्व भावों, अलंकारों, उक्ति, वैचित्र्य आदि का विधान किया जाता है प्रतिभा के माध्यम से। अपूर्व का मतलब जो पहले कभी हुआ ही नहीं, ऐसा जिसे हम कहते हैं कि जिसने खुद ने ही इसका जो है सृजन किया है, जिसका ये खुद का मौलिक है। वो मौलिकता कब आती है, जब कोई चीज़ पहले नहीं होती और वो उसका सृजन करता है, उसे मौलिकता कहते हैं। अपने द्वारा जो निर्माण किया जाता है उसे मौलिकता कहते हैं। तो प्रतिभा के बल पर ही जो है कवि क्या करता है, अपूर्व शब्दों, जो पहले इस्तेमाल नहीं किए गए ऐसे शब्दों, भावों, अलंकारों, उक्ति, वैचित्र्य, इन सब का विधान करने में वो समर्थ होता है। अगर प्रतिभा नहीं हो तो ये अपूर्व की जो निर्माण करने की जो क्षमता है यह भी जो है उत्पन्न नहीं हो पाती है। प्रतिभा जो है दो प्रकार की मानी गई है, कार्यत्री और भावयत्री। अभी मैंने पहले ही बताया था, कार्यत्री प्रतिभा वह होती है जिसके बल पर, जिसके माध्यम से
कवि काव्य रचना करने में समर्थ होता है। कार्यत्री मतलब काव्य रचना करने में समर्थ होता है जिस प्रतिभा के बल पर, वह प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा कहलाती है। और दूसरी है भावयत्री। भावयत्री का सीधा सीधा संबंध पाठक से होता है। मैंने काव्य रचना कर दी जिसमें गूढ़ गूढ़ भाव और उक्ति वैचित्र का समावेश किया, लेकिन अगर आप में वो भावयत्री प्रतिभा नहीं है तो आप उसका अध्ययन करके, उसको आत्मसात करके उसको समझ नहीं पाएंगे। तो जो कोई पाठक जो है उस कविता को जो समझता है, वह कविता को समझने की जो समझ है वो किस प्रतिभा के माध्यम से, भावयत्री प्रतिभा के माध्यम से जो है वह उत्पन्न होती है। तो मूल रूप से कविता को जो प्रतिभा है उसको दो भेद माने हैं, कार्यत्री और भावयत्री। कार्यत्री का मतलब जिसके माध्यम से कवि काव्य रचना करने में समर्थ होता है, और भावयत्री मतलब जिसके माध्यम से पाठक जो है उस कविता को आत्मसात करने में जो है या समझने में समर्थ होता है। सभी आचार्यों ने प्रतिभा को ही मूल रूप से क्या माना है, काव्य के हेतु के रूप में स्वीकार किया है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है कि प्रतिभा की असाधारण कोटि की जो मेधा है उसको मानते हुए कहा है। प्रतिभा को क्या माना है कि असाधारण कोटि की मेधा, ऐसी मेधा यानी बुद्धि जो कैसी हो, असाधारण हो, जो प्रतिभा को नीरस और साधारण, क्योंकि प्रतिभा को जो है नीरस और साधारण क्या होते हैं, अच्छे नहीं लगते, उसे असाधारणता में ही खुलकर खेलना अच्छा लगता है। तो सीधे सीधे उन्होंने कहा है ऐसी बुद्धि जो कैसी हो, असाधारण हो। साधारण बुद्धि तो वो होती है जो हर व्यक्ति एक जैसे ही सोचता है, लेकिन असाधारण व्यक्ति, असाधारण बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है वह साधारण रूप में ना सोचकर कुछ अनोखा सोचता है। यही कारण है कि एक नगेंद्र जी कहते हैं प्रतिभा को नीरस और साधारण वातावरण अच्छे नहीं लगते, अर्थात उनको तो रसानुकूल और असाधारण वातावरण ही कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि प्रतिभा वो होती है जिसमें जिसकी बुद्धि असाधारण होती है, जिसमें असाधारण भाव, असाधारण विचार, असाधारण कल्पनाएं जो समावेश होती है और उनके माध्यम से वो काव्य रचना करने में प्रवृत्त होता है और काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न करता है। अब दूसरे काव्य हेतु के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो काव्य हेतु है वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, निपुणता, पांडित्य या विद्वता। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, निपुणता, पांडित्य या विद्वता। ज्ञान की उपलब्धि को व्युत्पत्ति कहा गया है। और ये ज्ञान की उपलब्धि कैसे होती है, ज्ञान की उपलब्धि यानी ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया, निपुणता। अब ये ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, शास्त्रों का अध्ययन करके, विभिन्न जितने भी शास्त्र है उन शास्त्रों का बार बार अध्ययन करने पर ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा जो तरीका है वह है लोक व्यवहार का आवेक्षण करके। लोक व्यवहार का आवेक्षण का मतलब है हम आसपास के परिवेश का जो है आवेक्षण करते हैं, उसको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं और उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब समझने वाली बात है कि साहब लोक व्यवहार का जो है अध्ययन कैसे किया जाएगा, आवेक्षण कैसे किया जाएगा। हम बाहर पेड़ पर देखते हैं, पेड़ पर पता चलता है कि इसके पत्ते हरे हैं, पतझड़ ऋतु आती है तो पतझड़ में जो है पत्ते पीले हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, पेड़ के ऊपर पक्षी घोंसला बनाते हैं। ये सब ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का अर्जन हो रहा है। हम प्रकृति में आसपास में जो भी देखते हैं वो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहता है, व्युत्पत्ति कहा गया है। एक तो किताबों का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके ही जो है ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा ज्ञान प्राप्त करने का क्या है तरीका, लोक व्यवहार का आवेक्षण करके, लोक व्यवहार को बार बार आवेक्षण यानी निरीक्षण करके देख के ज्ञान प्राप्त करना। ये जो है दोनों प्रकार का ज्ञान जो है यह व्युत्पत्ति के अंतर्गत आता है। विद्वान क्या कहता है कि साहित्य के गहन चिंतन मनन से कवि की उक्ति में सौंदर्य का समावेश हो जाता है, उसकी रचना सुव्यवस्थित हो जाती है। मतलब शास्त्रों का गहन चिंतन, साहित्य का चिंतन करना, शास्त्रों का चिंतन करना, उनका अध्ययन मनन करना, उसके माध्यम से क्या है उसकी रचना क्या हो जाती है, सुव्यवस्थित हो जाती है। रुद्रट क्या कहते हैं, आचार्य रुद्रट व्युत्पत्ति के बारे में कि छंद का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, कला का ज्ञान, पद और पदार्थ का, इन सभी का सम्यक और उचित ज्ञान जो है, उचित अनुचित ज्ञान जो है, यही अपने आप में क्या है, व्युत्पत्ति है। मतलब छंद शास्त्र, व्याकरण का ज्ञान, कला का। अब आपको छंद का ज्ञान नहीं है तो आप काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। अब तो आधुनिक युग में जो है मुक्त छंद की कविता हो गई है। व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आप अशुद्धियाँ करोगे, कला का ज्ञान नहीं होगा, पद पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, इस सृष्टि का जो सामान्य ज्ञान है उसका ज्ञान नहीं होगा, तो आप काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो पाओगे। उसमें बार बार अशुद्धियाँ करोगे, उसमें बार बार त्रुटि आएगी। यही कारण है कि दूसरा जो काव्य का हेतु माना है उसे व्युत्पत्ति माना है।
आचार्य मम्मट जो है उन्होंने व्युत्पत्ति को एक नया नाम दिया है, निपुणता। ये निपुणता किससे आती है? वही है व्युत्पत्ति जिसको मैंने बताया था, उन्होंने निपुणता नाम दे दिया। ये निपुणता कहाँ से आएगी? चराचर जगत के निरीक्षण से, अर्थात जो लोक है, लोक व्यवहार का आवेक्षण करके, मतलब आसपास का जो लोक है, चराचर जगत है, उसका निरीक्षण करने पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। निरीक्षण कैसे किया जाता है? अभी मैंने बताया पेड़ जो है कैसे जो है पतझड़ आती है तो पत्ते पीले पड़ते हैं। आप रेगिस्तान में जाते हो तो वो ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, रेगिस्तान जो है यहाँ पूरा जो चारों तरफ धूल ही धूल है, पानी की बहुत कमी है, बिल्कुल सूखा रहता है, यहाँ खेती संभव नहीं है। पहाड़ है तो पहाड़ों पर पथरीली भूमि है, वहाँ पर खेती संभव नहीं है। पहाड़ों पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, पहाड़ों से ही जो है वो वर्षा के मेघ जो है वो रुकते हैं, वो वृष्टि करते हैं। ये सब ज्ञान कहाँ से होगा? ये जगत के निरीक्षण से होगा। तो जो दूसरे जो काव्य हेतु है व्युत्पत्ति, उसको मैंने दो बताया था, दो तरीकों से व्युत्पत्ति है। एक तो शास्त्रों का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और एक है लोक व्यवहार चराचर जगत का निरीक्षण करके। उसी व्युत्पत्ति को आचार्य मम्मट ने क्या नाम दिया? निपुणता। निपुणता यानी वो ज्ञान प्राप्ति की निपुणता कैसे प्राप्त होती है? पहला है चराचर जगत के निरीक्षण के माध्यम से, और दूसरा काव्य आदि के अध्ययन के माध्यम से। वही चीज है, नाम परिवर्तित करके इन्होंने क्या दे दिया है? निपुणता। बाकी है यही क्या है? व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति यानी ज्ञान प्राप्त करके। ज्ञान प्राप्त दो माध्यम से बताया मैंने, कौन सा? शास्त्रों का अध्ययन करके, किताबों का अध्ययन करके, काव्य आदि का अध्ययन करके, और दूसरा चराचर जगत का, लोक व्यवहार का। लोक व्यवहार कैसे करते हैं, आसपास का चराचर जगत है, इनका अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। व्युत्पत्ति के बारे में जो क्या कहते हैं कि उचित अनुचित विवेक उत्पत्ति, उचित और अनुचित का विवेक उत्पन्न करने वाली जो बुद्धि है वही क्या कहलाती है? व्युत्पत्ति कहलाती है। उचित और अनुचित का विवेक उत्पन्न करने वाले ही क्या कहलाती है? व्युत्पत्ति कहलाती है। व्युत्पत्ति जो है इसका अपना जो है बहुत महत्व है, और काव्य हेतु के रूप में इसको दूसरा स्थान दिया गया है। अगर व्युत्पत्ति नहीं हो तो प्रतिभा होने के उपरांत भी कहाँ पर कैसा शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ पर कैसा अर्थ का प्रयोग करना है, यह ज्ञान जो है उत्पन्न नहीं हो पाता है। कवि काव्य रचना करता है तो किन किन शब्दों का कहाँ पर उपयोग करना चाहिए, यह व्युत्पत्ति के माध्यम से ही जो है वो प्राप्त कर सकता है। व्युत्पत्ति के बारे में भी कहा गया कि जिस प्रकार लावण्य के बिना रूप फीका लगता है और बिना रूप के लावण्य आकर्षक नहीं लगता, रूप और लावण्य, प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों एक दूसरे के क्या माने गए हैं? परस्पर पूरक माने गए हैं। कि प्रतिभा के माध्यम से वो काव्य रचना करने में समर्थ तो हो सकता है, लेकिन व्युत्पत्ति के माध्यम से अपने काव्य को और अधिक उत्कृष्ट जो है वह बना सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि व्युत्पत्ति के माध्यम से ही कवि जो है अपने काव्य में त्रुटियां करने से बच सकता है। वर्ण विषय का ज्ञान है, ऋतु का ज्ञान है, देश का। अब जब कवि को ऋतु का ज्ञान नहीं होगा, देश की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं होगी, विषय का ज्ञान नहीं होगा, तो वह काव्य रचना करने में बार बार त्रुटि करेगा। सीधा बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है कि अगर व्युत्पत्ति नहीं है व्यक्ति में, अर्थात उसे लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं है, तो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी क्या कर लेगा? वो मूर्खता के कारण, अपने इस ज्ञान की कमी के कारण रेगिस्तान में धान की खेती का वर्णन कर लेगा, जबकि रेगिस्तान तो पूरी तरह से सूखा होता है, वहाँ पर धान की खेती करना संभव नहीं होता। तो मूर्ख व्यक्ति जो है प्रतिभा संपन्न मूर्खता के कारण, ज्ञानता के कारण क्या कर सकता है? वह रेगिस्तान में धान की खेती करने की वह त्रुटि कर सकता है। इसीलिए शब्द, शिल्प, भाषा, इन सब की बहुज्ञता जो है वह व्युत्पत्ति के माध्यम से आती है, और व्युत्पत्ति जो है इसको दूसरा काव्य जो है प्रमुख हेतु के रूप में स्वीकार किया गया है। तीसरा जो काव्य हेतु है अभ्यास। काव्य निर्माण का जो है तीसरा क्या है? अभ्यास है। आचार्य भामन ने अभ्यास के बारे में क्या कहा है कि शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान करके, शब्दार्थ के स्वरूप का ज्ञान यानी व्युत्पत्ति के माध्यम से प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो है निरंतर अभ्यास द्वारा उसको उसकी उपासना करनी चाहिए। शब्दार्थ का स्वरूप का ज्ञान करने के बाद क्या करना चाहिए? उसे सतत अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए, जिससे उसका जो और अन्य कृतियों की रचना भी करनी चाहिए, जिससे उसकी रचना और अधिक क्या हो सके? सुगम हो सके। अभ्यास ही कर्म सुकौशलम, क्या कहते हैं आचार्य भामह के? अभ्यास के माध्यम से ही कर्म सुकौशलम भावयति, अभ्यास के माध्यम से ही कभी कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। बार बार जब हम अभ्यास करते हैं
तो अभ्यास के माध्यम से हमें क्या हो जाता है, उसमें कुशल हो जाते हैं। मम्मी खाना बनाना सिखाती है, मम्मी कहती है बेटा रोटी बनाओ। पहले प्रथम बार जब रोटी बनाते हैं, मम्मी ने सब ज्ञान दे दिया है कि जो है रोटी इस प्रकार बनाते, ये बनाते, ये बनाते, लेकिन फिर भी जब आप प्रथम बार प्रयास करते हो तो पहले तो जो है अफगानिस्तान का नक्शा बनता है, फिर भारत का नक्शा बनता है कि नहीं बनता। लेकिन बार बार जब आप अभ्यास करते हो तो एकदम गोल सुंदर सी रोटी बनती है। पहली बार जला देते हो लेकिन दूसरी बार अच्छी बनती है। ये किसके द्वारा है? ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी आपको पता है कि रोटी ऐसे बनाई जाती है, ऐसे बेली जाती है, लेकिन अभ्यास करने पर जो है हम उसमें क्या है, निपुणता और कुशलता हासिल कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है अभ्यासो ही कर्म से कौशलम भावेति, अभ्यास के द्वारा ही कभी कर्म में जो है कुशलता प्राप्त की जा सकती है। आचार्य दंडी जो है उन्होंने तो अभ्यास को और भी अधिक महत्व दिया है। वो क्या कहते हैं कि अभ्यास प्रमुख काव्य का हेतु है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति के अभाव में अभ्यास से काव्य रचना करने में कोई भी कुशल हो सकता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति बार बार यदि अभ्यास करे तो वह काव्य रचना करने में कुशल हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि पढ़ाई करने में कई स्तर के जो छात्र होते हैं, लेकिन कई तो प्रतिभाशाली होते हैं, एक बार पढ़ने पर ही समझ में आ जाता है, कईयों को 2 बार पढ़ने में समझ में आता है, कई ऐसे रहते हैं जो समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं और उसको आत्मसात करते हैं। तो अभ्यास के द्वारा भी जो है कभी कर्म में क्या किया जा सकता है, कुशलता जो है प्राप्त की जा सकती है। आचार्य दंडी कहते हैं सरस्वती की साधना और शास्त्रों के श्रवण से कोई भी व्यक्ति सफल कवि बन सकता है। आवश्यक उसके लिए क्या है, निरंतर अभ्यास। आचार्य दंडी क्या है, अभ्यास को प्रमुख काव्य हेतु मानने वाले जो है आचार्य थे। तो प्रतिभा के अभाव में उन्होंने कहा है कि काव्य रचना संभव, मूल रूप से अब देखिए क्या है सारांश रूप में कि प्रतिभा के अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है और कोरा अभ्यास भी किसी को कोई कवि नहीं बना सकता। कोरा अभ्यास जो है काव्य रचना करवा सकता है, लेकिन वह काव्य जो है वो उस काव्य की कोटि में समाहित नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिभा प्रमुख है, लेकिन प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी यदि अभ्यास नहीं करे तो उसका काव्य जो है उतना उत्कृष्ट नहीं बन सकता। व्युत्पत्ति के माध्यम से वो अपने अभ्यास को, अपने जो काव्य को है वो दोष रहित कर सकता है, त्रुटियां रहित कर सकता है और जो काव्य में जो त्रुटियां होती है वर्ण विषय से संबंधित उनसे बच सकता है और निरंतर अभ्यास करके अपने काव्य को और अधिक जो है वो निखार सकता है। इसीलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जो बार बार अभ्यास करने के कारण क्या होता है, जड़मति होत सुजान, मूर्ख व्यक्ति भी सुजान यानी बुद्धिमान हो सकता है। कैसे? जैसे पत्थर पर भी जब रसरी यानी रस्सी जो है बार बार पत्थर पर भी रगड़ खाती है तो क्या होता है, पत्थर पर भी वह रस्सी निशान पटक देती है, गड्ढा कर देती है। तो अभ्यास के द्वारा जो है, निरंतर अभ्यास के द्वारा ये किया जा सकता है। तो इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभा जो है वही जो है मूल काव्य का हेतु है। उस प्रतिभा के साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास जो है सहकर होकर तीनों काव्य हेतु के रूप में प्रबलित होते हैं और तीनों से जो है, तीनों के माध्यम से ही जो है काव्य रचना करने में समर्थ हो सकता है। प्रतिभा जो सर्व प्रमुख है, व्युत्पत्ति के माध्यम से उसको और निखारा जा सकता है, अभ्यास के माध्यम से उसको और ज़्यादा जो है निखारा जा सकता है। अतः तीनों ही जो है समन्वित रूप में जो है क्या माने गए हैं कि काव्य हेतु माने गए। कि जिस प्रकार जो है पानी को बार बार छानने पर क्या हो जाता है, वह निर्दोष हो जाता है, उसमें जो है अशुद्धियाँ नहीं रहती है। बर्तन को बार बार मांजने पर चमक उड़ता है। वैसे ही प्रतिभा जो है व्युत्पत्ति और अभ्यास के माध्यम से और अधिक आकर्षक हो जाती है और अधिक चमकने लगती है, दमकने लगती है। तो ये है काव्य हेतुओं के बारे में। मूल रूप से तीनों काव्य हेतु है और प्रतिभा को ही काव्य का जो है बीज रूप में स्वीकार किया गया है। अगला जो टॉपिक होगा आपके काव्य प्रयोजन पर आधारित होगा। धन्यवाद।